लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि डीएनए से एमआरएनए बनता है। हाँ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। बराबर। और उस पूरी एक्टिविटी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरी एक्टिविटी हो रही है, दिस कंप्लीट एक्टिविटी इज द प्रोसेस कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल डॉगमा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ, अब मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ और ये इसका ओवरव्यू था। इससे ज़्यादा और डिटेल में ओवरव्यू नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब डायरेक्टली आता हूँ मैं इवोल्यूशन के पार्ट पे, ठीक है। इवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बताइए कि इवोल्यूशन का जनरल मीनिंग क्या है? ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज नहीं बोल सकते हो, ठीक है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है वो। और चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, वो तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आ जाएगा। कुछ और? ठीक है, सिंपल मीनिंग जो उसने बताया, इट्स अ ग्रेजुअल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म। और ये चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते रहेंगे। इट कैन नॉट बी रिवर्सिबल, वापस से पीछे की डायरेक्शन में नहीं चलेगा। पीछे का डायरेक्शन का मतलब जैसे बंदर से इंसान, इंसान से बंदर नहीं बनते, तो इट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस। पीछे की डायरेक्शन में वापस से मूव नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल, पढ़ा था लगता तूने? हाँ, पहला पॉइंट वही है, यो है, टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया था। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। दिस इज वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू द चेंजेस इन अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। बट ये बहुत लंबा प्रोसेस है। न्यू स्पीसीज मतलब ऐसा 100-200 साल में न्यू स्पीसीज नहीं बनेगा। इट टेक्स thousands and thousands of years to form a new species. Generation of the living organism as a response to the natural selection is called as evolution. ठीक है, अब ये कब लाइफ एग्जिस्ट हुई थी? सबसे पहले अर्थ कैसा था? वी ऑल नो, फायर बॉल था, उसके बाद में कंडेंसेशन हुआ, पानी आया, लैंड का फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोब्स ने बर्थ लिया पानी के अंदर, फिर वो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बना, यूकैरियोट वो जर्नी चलता गया, फिर अमीबा, फिर पैरामोशियम, यूनि से मल्टी सेल से फिर अलग अलग ऑर्गन बनते बनते लास्ट में हमारा जो प्रोसेस है दैट वी बिलीव, आई मीन द साइंस बिलीव्ड इज के वी ऑल आर संतान ऑफ एप्स। कौन बोला? डोंकी। मैंने सबके बारे में पूछा, तू खाली अपने बारे में बता रहा है? हाँ, मंकी बोला? पक्का डोंकी बोला? सुना ना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मंकी उसमें एप्स, ऑरेंगुटन, और इसमें सबसे पहला जो रहे है दे आर लेमूर। क्या नाम है? लेमूर। इतने छोटे छोटे रहते हैं, बहुत डरावने से दिखते हो, ठीक है। रात में कोई देख लेगा तो सो नहीं पाएगा, इतने डरावने दिखते हो। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप पढ़ लेना, यहाँ पे सब लिखा है। अमीबा बना, पैरामोशन बना, उससे फिर कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है। मैं डायरेक्टली आता हूँ कि इवोल्यूशन को, आई मीन वी आर इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, फ्रॉम एप्स, और इसके कुछ ना कुछ
थ्योरीज दिए हैं, या फिर ये समझो कि एविडेंस हमें स्टडी करना है कि ऐसे एविडेंस जो प्रूव करते दैट वी आर ओरिजिनेटेड, आर एंसेस्टर्स आर, यहाँ पे लिखा रहेगा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे जो एंसेस्टर्स है, ये एंसेस्टर्स में कौन कौन से एंसेस्टर्स है वो बताएंगे, और इसके एविडेंस हमें स्टडी करना है। मेन टॉपिक अपना नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है एविडेंस, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस के अंदर पहला एविडेंस जो हम स्टडी करेंगे वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। बोलिए क्या है? वापस बोलिए क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के बाद में नेक्स्ट एविडेंस जो हम स्टडी करेंगे वो है एनाटॉमिकल। क्या है? एनाटॉमिकल। पहला वाला क्या था? मॉर्फोलॉजिकल। सेकंड क्या है? वापस बोलिए। फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड है कनेक्टिंग लिंक। क्या है? वापस बोलिए क्या है? कनेक्टिंग लिंक। वापस बोलिए। फर्स्ट वाला, सेकंड एनाटॉमिकल, थर्ड कनेक्टिंग लिंक, थर्ड कनेक्टिंग लिंक। फोर्थ हम जो स्टडी करेंगे वो है एम्ब्रियोलॉजिकल। चलेगा आगे पीछे, ठीक है? एम्ब्रियोलॉजिकल। क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल के बाद में नेक्स्ट है पैलेओंटोलॉजी, ठीक है, या पैलेओंटोलॉजिकल एविडेंस। स्पेलिंग देखेंगे, टेंशन नहीं। हाँ, पहला वाला क्या बोला? मॉर्फोलॉजिकल। सेकंड क्या है? एनाटॉमिकल। तो एविडेंस के अंदर पहला मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकेंड स्टडी करना है एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड स्टडी करना है कनेक्टिंग लिंक, फिर उसके बाद में मैंने बताया एम्ब्रियोलॉजिकल, देन लॉजी, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट बच गया है वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलेओंटोलॉजी। एक लास्ट वाला बच गया है, दैट्स कॉल्ड वेस्टिजियल। सर वो एल है कि आर है? ये हाँ, ये एल, अच्छा, पैलेओंटोलॉजी, ठीक है, पैलेओंटोलॉजी। समझ में आ गया? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4th एम्ब्रियोलॉजिकल, नेक्स्ट और लास्ट वाला क्या कर रहे हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। एक एक करके सब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए एनिमल के और कुछ प्लांट्स के दिए। तो मैं पहले एनिमल के स्ट्रक्चर को कंपेयर करता हूँ। एज लाइक हियर यू कैन सी सबके नथने मतलब नॉस्ट्रिल्स है जिससे वो दूषित और शुद्ध वायु को अंदर बाहर कर सकते हैं। आई मीन टू से रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग प्रोसेस, राइट। तो नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल के नीचे सबका माउथ है, फिर इनको आईज है ऑन द ईदर साइड्स, ठीक है। इनमें सिमिलैरिटीज दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं किसी कॉमन एंसेस्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि बिल्ली, टाइगर, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड्स, ये सब के सब कोई एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, है ना, क्योंकि ये सबके कैरेक्टर्स एक ही है, एक जैसे ही है। वैसे ही यहाँ पे भी कैरेक्टर्स आपको सिमिलर दिख रहे हैं, मतलब इनके भी एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं जा कर के कॉमन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्लांट्स की तरफ। तो प्लांट्स में एक टॉपिक आपको पता रहना चाहिए, वेनेशन, ठीक है। क्या है? वेनेशन। वेन्यू नहीं है, वेनेशन है, ठीक है। वेनेशन का मतलब क्या होता है? लाइक वेनेशन में 2 टाइप्स होता है, पहले तो वो जान लीजिए। पहला टाइप है रेटिक्युलेट वेनेशन, क्या है? और दूसरा टाइप है पैरेलल वेनेशन।
ठीक है, दो टाइप के वेनेशन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और एक है पैरेलल वेनेशन। क्या मतलब होता है? तो सबने लीफ देखा है? हाँ सर। ठीक है, लीफ में आपने ये जो बीच की जो लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं मिड लाइन या मिड वेन बोल सकते हो उसको, मिड वेन। ठीक है, और इस मिड वेन से अराइज होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, जिसने नहीं देखा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब ऐसा आड़ा टेढ़ा लाइन रहेगा नेटवर्क के फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड एज रेटिक्यूलेट वेनेशन। क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। वेरेज अगर आप ग्रास का लीफ देखोगे, ठीक है, इसके अंदर यू विल फाइंड द लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पैरेलल होती है वो, एंड दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। इसका मतलब ये है कि जितने भी लीव्स हैं जिनके पास रेटिकुलेट वेनेशन है, उनका ओरिजिन कोई एक रहेगा। ठीक है, मैंगो में आपको ऐसा वेनेशन दिखेगा, पीपल के लीफ में आपको ऐसा दिखेगा, बनियान ट्री में आपको ऐसा। तो इन सब का कॉमन कोई एंसेस्टर एक रहने वाला है, जहाँ से सब के सब ओरिजिनेट हुए। और ऐसे वाले लीफ को हम लोग बोलते हैं, ऐसे वाले प्लांट को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म, जो आपने आपके क्लास 9 में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के अंदर स्टडी किया है। सबके सबको एंजियोस्पर्म बोलेंगे। ठीक है, ये भी एंजियोस्पर्म है। ठीक है, हाँ चलो मिटा देता हूँ इसको मैं। दोनों भी एंजियोस्पर्म है, लेकिन एंजियोस्पर्म में एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलिडेंस। ठीक है, तो जितने भी ऐसे वाले लीफ वाले प्लांट रहेंगे वो सब के सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, डाइकॉट। और ये भी एंजियोस्पर्म है, बट इसको बोलेंगे मोनोकॉट। क्या बोलते हैं? मोनोकॉट। तो ये सारे टर्म्स अभी आपको 10th में नहीं है, बट क्योंकि टॉपिक है तो आपको पता रहना चाहिए क्या है वो, राइट। आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट नाउ। सिमिलैरिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंडिकेट्स दैट देयर आर सम कॉमन एंसेस्टर्स फॉर दैट स्पीसीज। एग्जाम्पल, एनिमल्स में स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, नॉस्ट्रिल्स का मतलब ये जो नोज के ओपनिंग है, ईयर पिन्ना मतलब ये जो बाहर का स्ट्रक्चर दिखता है इसको ईयर पिन्ना बोलते हैं, एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑल ओवर द बॉडी। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ कॉमन एंसेस्टर फॉर दैट एनिमल। ओके, सिमिलरली वी कैन सी फॉर प्लांट्स हियर लीफ शेप, तो शेप सबके देखो, ठीक है, सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगी। देन वेनेशन के बेस पे आप पता लगा सकते हो दैट वेदर दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स और डिफरेंट एंसेस्टर्स। पेटियोल का मतलब जो लीफ के नीचे, जैसे कि लीफ है तो ये जो नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पेटियोल। तो किसी किसी में पेटियोल होता है, किसी किसी में नहीं होता है। जिसमें नहीं होता है इट इंडिकेट्स के सबके सब किसी एक ओरिजिन से इवॉल्व हुए हैं, और जिसमें है वो भी वैसे बताएगा। समझ में आ गया? ये क्या, कौन सा हेडलाइन क्या है इसका? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट क्या है? एनाटॉमिकल एविडेंस। क्या है बोलिए? एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है डायग्राम से, फिगर से? सिमिलैरिटी इन बोन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एनाटॉमिकल के अंदर दो चीजें आपको याद रखनी है। एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट है homological evidence and the next one is analogical evidence. ठीक है, homological and
एनालॉजिकल। जब मैं बोलूँ होमोलॉजिकल, इसका मतलब सिंपल है दैट दे विल हैव सिमिलर बेसिक structure but different functions। बातें नहीं, ठीक है। सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। एंड व्हेन आई से एनालॉजिकल, इसका मतलब सिमिलर फंक्शन, उल्टा कर दो इसका, सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देख लो इसको, ठीक है। इसके बाद फिर मैं डायग्राम पे आता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। होमोलॉजिकल, एनालॉजिकल। होमो मतलब सिमिलर, तो सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक उनका सेम रहेगा, लाइक बोन्स है, बोन्स में जॉइंट्स है, ठीक है, बट फंक्शंस उसके डिफरेंट रहेंगे। और एनालॉजिकल, सिमिलर फंक्शंस बट दे विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। लेट्स कम बैक टू द प्रीवियस स्लाइड ओवर हियर। एनाटॉमिकल एविडेंस, इसके अंदर कोई ऐसा टाइप दिया नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। लाइक हियर यू कैन सी ह्यूमन हैंड, कैट्स फोर लेग, पेटेजियम ऑफ बैट। पेटेजियम पता है ना, बैट को विंग्स होता है क्या? बैट्स को विंग्स होता है? नहीं होता है। हाँ, वो देखा है, वो स्काई डाइविंग करते हैं, उन लोगों को विंग्स होता है क्या? क्या रहता है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अटैच रहता है वो विंग्स, ऐसा खोले तो पूरा विंग जैसा बन जाता है वो। सेम बैट्स है, उसको देख के ही कॉपी किया हम लोगों ने डाइविंग के लिए, ठीक है। तो बैट्स को विंग्स नहीं होता है। ये जो डिजिट्स है ना, अपने डिजिट्स मतलब ये जो उंगली है, इसके बीच में जो गैप दिखता है ना, ये गैप्स उनके पूरे फील्ड होते हैं। जैसे बतख का पैर देखा रहेगा आपने, बैब बोलते हैं उसको, वैसे ही होता है। और ये पार्ट भी यहाँ पे अटैच रहता है उन लोगों का। तो जब वो ओपन करते हैं ऐसा करके, तो विंग्स की तरह अपीयर करता है, होता नहीं। फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। समझ में आ गया? टॉपिक क्लियर हो गया अभी ये वाला, ठीक है। अब मैं जस्ट रीड कर देता हूँ। द सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड द बोनी जॉइंट्स इन द ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स इंडिकेट दैट दोज एनिमल्स हैव द कॉमन एंसेस्टर्स। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया है, मैंने भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया है और टॉपिक भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कम टू द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में सॉरी वो तो चल ही रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। सीक्वेंस आगे पीछे रहेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ऐसे ऑर्गन जो बॉडी में होते हैं लेकिन उसका कोई भी फंक्शन आपके बॉडी में नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि आपके बॉडी में अपेंडिक्स होता है बट अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं होता है। सुना रहेगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, काट के निकाल दिया, तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग? इसको काट के बांध देते हैं वहाँ पे धागे से टाइट, ठीक है। ये पार्ट काट करके निकाल देंगे, बांधेंगे तो लीकेज होगा ना, अंदर लीकेज होगा, इसके लिए बांधना जरूरी है। तो अपेंडिक्स को कट करके निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स में बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, अभी भी नॉर्मली बैक्टीरियल ग्रोथ है वहाँ पे, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे तो फिर उसको कट करके निकालना पड़ता है, ठीक है। पहले के जो एनिमल्स थे, हमारे जो एंसेस्टर माने जाते हैं, ठीक है, उनके बॉडी में इसका रोल था या है, ठीक है। बट अपने केस में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बॉडी में प्रेजेंट है, वो इंडिकेट करता है कि उनके हम संतान हैं, ठीक है। सिमिलरली देखा रहेगा बंदर को पूंछ होती है लंबी सी, ठीक है, और जब ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हुआ तो पूंछ का आस्ते 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 वो एक छोटी सी बोन रह गई जिसको हम लोग बोलते हैं टेल बोन, कॉकिक्स। क्या नाम है? कॉकिक्स, ठीक है। तो कॉकिक्स इज अ टेल बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग विच इंडिकेट्स दैट वी आर द एंसेस्टर, वी आर नॉट एंसेस्टर्स, वी आर द प्रोजेनीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? तो ये इसका भी कोई यूज नहीं है, ठीक है। और इसी को क्या बोलेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन। वैसे ही मसल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो मसल्स का कोई यूज नहीं है, टूचा लेते वो अलग बात है, बट उसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट विजडम टूथ जो पीछे की तरफ होता है,
उसका भी बायोलॉजिकली कोई भी यूज़ अपने बॉडी में नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर है जिसका कोई भी यूज़ नहीं होता है बट प्रेजेंट है, विच इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, योर एंसेस्ट्री, ठीक है, योर फाइलोजेनी। क्या वर्ड बोला मैंने, फाइलोजेनी, भूलना नहीं, बीच में पूछूंगा टंग बहुत मारूंगा मैं। हाँ बराबर लिखा था मैंने, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब हमारे पेरेंट्स कौन है, उनके पेरेंट्स कौन है, 100 साल पहले कौन था, 1000 साल पहले कौन था, 10,000 साल पहले कौन था। जब ये पंचायत करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। क्या बोलेंगे इसको, फाइलोजेनी। समझ में आ गया जी। डीजेनरेटिव और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन, देख लो वर्ड्स कैसे यूज करना है एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। डीजेनरेटिव मतलब डीजेनरेट हो गया, कुछ यूज नहीं हो रहा है उसका। अंडर डेवलप मतलब अभी उसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं बॉडी के अंदर, ठीक है, आगे जाके हो सकता है, इवोल्यूशन में क्या होने वाला है कोई बता नहीं सकता है। यूजलेस ऑर्गन, इसको समझाओ क्या, फुकट, नो यूज, आर कॉल्ड वेस्टिजियल organ, example appendix, useless in human but functional organ in ruminants। ruminants का मतलब क्या होता है, जो पहले खा लेते हैं फिर आराम से एक जगह पे सुकून से बैठते हैं छाँव में और फिर वापस से निकालते हैं, मुंह तक लेके आते हैं, चबाते हैं, फिर वापस अंदर लेते हैं। गाय, भैंस, ठीक है, ये जितने भी कैटल्स है, गोट, ये सारे कैटल्स आई मीन पार्ट्स होते हैं। ऐसा मतलब 4 रूट नहीं होते अलग अलग, हाँ 4 पार्ट्स बोलोगे उसको अलग अलग नहीं बोलेंगे, है तो एक ही वो, ठीक है। जैसे कि अभी अपना इंटेस्टाइन पूरा एक ही है, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए हमने उसको डिवाइड किया है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक है, तो हो गया ना 3-4 पार्ट। तो वैसे वहाँ पे भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, पहले टेम्परेरी कहीं पे स्टोर करेगा, फिर उसके बाद वापस माउथ में आएगा, फिर डाइजेस्ट करके फिर उसी रूट से उसको वापस जाना है। तो एक्चुअली वे एक ही है उसका। Then the next is tailbone, that's called coccyx। coccyx वर्ड याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि आप एग्जाम्पल्स दो वेस्टिजियल ऑर्गन के, तो वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जाम्पल्स में कॉकिक्स लिखना, टेल बोन नहीं लिखना। वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट दिस टर्म कॉकिक्स। स्पेलिंग क्या है, COCCYX। वापस बोलिए, फिर बोलिए L1। चालू कर दो जरा। ठीक है। देन उसके बाद में मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना इन ह्यूमंस आर फंक्शनलेस, बट मंकीज के केस में वो फंक्शन कैरी करेगा या होता है, ठीक है। आ जाओ अंदर आ जाओ। देन बॉडी हेयर्स इन ह्यूमन, उसका कोई यूज़ नहीं है, बट उसके जो रूट्स है अंदर वहाँ से ऑयल वगैरह सिक्रेशन होता है, हेयर का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन अगर कोई पूछेगा क्या है तो क्या बोलना है, डीजेनरेटिव और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन, okay, which are of no use are called as vestigial organs। Let's come to the next topic then। Evidences of evolution में next topic is paleontological evidences। Paleontology का मतलब होता है study of fossil। क्या होता है, study of fossil। वापस बोलिए, study of fossil। जब आप fossils के बारे में study करते हो we call it as paleontology। paleontological evidence मतलब उसकी study से पता लगाए हुए एविडेंस को बोलेंगे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। अब अगर मैंने दुनिया के किसी एक कोने में जाके खुदाई चालू करी, ठीक है, और पहली लेयर मतलब वो भी अच्छा खासा डीप लेयर रहेगा, उस लेयर में सबके सब मुझे एडवांस ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। कौन से ऑर्गेनिजम्स, एडवांस, जो आज के टाइम पे मरने के बाद अंदर जा रहे, उनका मुझे फॉसिल्स मिलेगा, ठीक है। मैंने खुदाई और करी और अंदर तक गया तो मुझे कुछ और ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो हमसे पहले रहा करते थे या हमसे पहले वाले लोग जो दुनिया में रहते थे, लंबे चौड़े होते थे ना, ठीक है, उनका मुझे फॉसिल्स मिलेगा। और मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा तो मुझे कुछ और मिलेगा, और अंदर जाऊंगा तो मुझे राइनोसर्स,
डायनासोर्स, नॉट राइनोसर्स, डायनासोर्स वगैरह के फॉसिल्स मिलेंगे। और अंदर जाऊंगा तो फिर अब जितने भी वर्टिब्रल कॉलम वाले वो सब खत्म, अब इनवर्टिब्रेट वाले मिलेंगे जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी। तो सिंपल मतलब बोलने का है, जैसे जैसे वी आर मूविंग डीपर एंड डीपर यू विल गेट ऑर्गेनिजम्स विच आर ओल्डर एंड ओल्डर, एंड वो पहले रहा करते थे, हम बाद में आए। समझ में आया? सो ये बताता है, इंडिकेट करता है कि इनवर्टिब्रेट्स केम फर्स्ट देन वर्टिब्रेट्स। क्या बोला मैंने? इनवर्टिब्रेट्स केम फर्स्ट देन, वापस बोलिए, इनवर्टिब्रेट केम फर्स्ट देन, इसके ऊपर गिव रीजन आता है, इनवर्टिब्रेट्स केम फर्स्ट देन वर्टिब्रेट्स। अकॉर्डिंग टू पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है वो आपको फिर बताना पड़ेगा। लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेमनेंट्स एंड इंप्रेशंस, मतलब ये जो रिमेन्स है उसका, रेमनेंट्स एंड इंप्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स प्रिजर्व अंडरग्राउंड। दीज रिमेन्स आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। इसी से पेट्रोल डीजल भी बनता है, ठीक है। अच्छा, इसके फॉसिल से हम उसकी एज पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोन में कार्बन होता है, कार्बन डीके होता है। अभी आपके पास जो कार्बन है वो कार्बन मरने के बाद में वो कार्बन ही रहेगा, लेकिन उसका डीकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो कितना डीके हुआ है, वो डीके हम पता लगा सकते हैं कि कितने ईयर से डीके हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन आइडेंटिफाई द एज, एस्टिमेट द एज ऑफ द, कितने साल पहले मरा था उसकी एज पता लगा सकते हैं। आपने वो क्राइम पेट्रोल वगैरह में साउदर्न इंडिया में देखा रहेगा ना, हड्डियों को जमा करते हैं फिर पता लगाते हैं, मतलब 28 दिन पहले मैयत हुई है कि 28 महीने पहले हुई है, ठीक है। उस मेथड को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। वापस बोलिए, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग मतलब उसकी डेट निकाली जाती है कि कब उसका देहांत हुआ था। कार्बन डीके होता है, ठीक है। डीके कहाँ से कहाँ होता है, तो यहाँ पे नंबरिंग दिया है मैंने, C14 से C12। C14 ये नंबर है, और ये डीके होगा तो वैसे वैसे अकॉर्डिंगली आइसोटोप्स को यूज करके हम क्या करने वाले, देखो यहाँ पे लिखा है कार्बन डेटिंग मेथड। द टाइम पीरियड सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड द रेशियो ऑफ C14 टू C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी। उसका रेशियो निकाल के वी कैन फाइंड आउट द एज of the organism. Carbon dating method is used in paleontological evidence. छोड़ो इसको, आजा next is connecting link। क्या है? connecting link। चैप्टर नंबर 6 आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, साइंस 2 के अंदर चैप्टर नंबर 6 आपका क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसमें सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा। क्या है? वापस बोलिए। नेक्स्ट है सोइलेंट्रेटा। क्या है? सोइलेंट्रेटा। वापस बोलिए, चलो डिफिकल्ट वर्ड है, निडेरिया बोलो। क्या है? पहला वाला क्या था? पोरीफेरा। सेकंड क्या है? निडेरिया। थर्ड है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस बोलिए। हाँ, इसके बाद अभी वही चैप्टर लेने का सोच रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या क्या बोला मैंने? फर्स्ट वाला पोरीफेरा। सेकंड क्या बोला? लेडिनी, निडेरिया। क्या है? थर्ड क्या बोला मैंने? प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्या है? वापस बोलिए। उसके बाद में है एस्कहेल्मिन्थिस, ASC, एस्कहेल्मिन्थिस। बोलिए। नंबर 1, सेकेंड, थर्ड प्लेटीहेल्मिन्थिस। नेक्स्ट एस्कहेल्मिन्थिस। नेक्स्ट इज एनिलिडा। क्या है? एनिलिडा। उसके बाद आर्थ्रोपोडा। क्या है? क्या है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। वापस बोलिए। एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिडा। वापस बोलिए। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का। क्या है? मोलस्का। उसके बाद है एकिनोडर्मेटा। क्या है? जान दो, नहीं याद करना ही है वो। हाँ, आज नहीं तो कल याद करना ही है, तो आज थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक कनेक्टेड है मेरा। क्या बोला था अभी मैंने? एकिनोडर्मेटा। उसके बाद में हेमिकॉर्डेटा और लास्ट वाला है कॉर्डेटा। पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये पूरे 10 के 10 लाइन से याद चाहिए। समझ में आया? ऐसा लग रहा है फीलिंग होटल में बैठा।
हाँ, याद रखना है, ठीक है। चलो अभी आपको क्या याद रखना है कि जितने मैंने नाम बताए ना, जितने भी मैंने नाम बताए ना, इसके अंदर एक स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। क्या है? स्पेशल ग्रुप ऑफ, वो सारे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर सेम रहने वाले, अलग अलग नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम कैरेक्टर्स के ऑर्गेनिजम्स आपको पाए जाएंगे, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये एक ग्रुप है और ये सेकेंड ग्रुप है, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स अलग रहेंगे, उसके कैरेक्टर्स अलग रहेंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो इवोल्यूशन में क्या होता है कि इसमें से कोई एक ऑर्गेनिजम्स इसके कैरेक्टर्स को छोड़ के कुछ नया कैरेक्टर अपनाने वाला है। जैसे जब मच्छी पानी में रहती थी, ठीक है, पानी से जब वो थोड़ी सी बाहर आने लगी, मड में रहने लगी, तो उसको बाहर की दुनिया पता चली, है ना। तो फिर मच्छी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ कि वो बाहर रहने की आदत पड़ गई और उसके बॉडी में फिर लंग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो फिर एक मच्छी ऐसी आई जिसका नाम था लंग फिश। क्या नाम था? लंग फिश। पानी के बाहर बेचारी वो जिंदा रहती थी हवा लेके, ठीक है। फिर उसके बाद में इवोल्यूशन और हुआ, फिर बन गए एम्फीबियंस, फ्रॉग। बिना पानी के उनकी संतान आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन जिंदगी उनको लैंड पे गुजारनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से इवोल्यूशन का पैटर्न चलता चला है, राइट। तो यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म जो है बाहर आया ग्रुप को छोड़ के और नए कैरेक्टर्स को अपनाने लगा, विच gave birth to the next another group of organism। तो ऐसे इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो फर्स्ट कनेक्टिंग लिंक जो है दैट इज बिटवीन एनीलिडा आर्थ्रोपोडा। अभी मैंने नाम बताया था, 4th and 5th वाला एनीलिडा। आप खड़े होकर थोड़ा फ्लैप उसका ऊपर करेंगे। एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है ना, पेरिपेटस दिखा, पेरिपेटस। पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीलिडा एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। समझ में आया? आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो कॉकरोच वाली कैटेगरी है, एनीलिडा जो है वो अर्थवर्म वाली कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर एक स्पेशलिटी ये है कि आर्थ्रोपोडा के बॉडी में ब्लड जो होता है, आई मीन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है? ओपन। अपना टाइप क्लोज रहे। अपना टाइप कौन सा है? क्लोज। क्लोज मतलब अपना खून जो है वो नालियों में बहता है, अंदर जो वेन्स है, आर्टरीज है, उसका मतलब वो है, ठीक है। बट कॉकरोच की बॉडी में आर्टरीज और वेन नहीं होता, हार्ट से ऐसी पिचकारी निकलेगी और पूरा ब्लड गीला कर देगा सारे ऑर्गन्स को, ठीक है। फिर वो फ्लो होकर नीचे आएगा, फिर हार्ट के पीछे साइड से वापस एंटर करेगा। ऐसी होता है उसके अंदर। उसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितने भी एनिमल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के वो सबके सब आर्थ्रोपोडा के अंदर इंक्लूडेड है। और भी है, बट आर्थ्रोपोडा का स्पेशल कैरेक्टर है जॉइंट अपेंडेजेस, वो बाद में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो और एनीलिडा का जो स्पेशल कैरेक्टर है, क्या हो गया? क्यों बातें कर रहे हो? ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन एनिमल आपको मिलेगा एंड दैट कॉमन इज पेरिपेटस। वैसे ही लंग फिश है जो पानी वाले एनिमल्स को लैंड वाले एनिमल से कनेक्ट करता है। दैट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल। एक है डक्ट बिल प्लेटिपस, ठीक है। याद रहे जितने भी एनिमल्स के कान दिखते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। जिराफ कान दिखता है ना, अंडे नहीं देते। गोट, शेप, बफेलो, डोंकी, मंकी, हॉर्स, टाइगर, लायन, सबके कान दिखते हैं। एलिफेंट दिखते हैं, अंडे नहीं देते। बर्ड्स के दिखते हैं, अंडे देते हैं। स्नेक का दिखता है, अंडे देते हैं। छिपलक, मच्छी, तो इस सबके जिसके कान नहीं दिखते हैं वो सबके सब अंडे लेइंग एनिमल्स है, एग लेइंग एनिमल्स है। समझ में आया? ठीक। अब ये यहाँ पे
ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस ऑर्गेनिज्म इज अ कनेक्टिंग लिंक। और जितने भी अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पे हेयर्स ही मिलेंगे आपको। जो अंडे नहीं देते ऑर्गेनिजम्स, उसके बॉडी पे आपको हेयर्स मिलेंगे, जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लो, सबके बॉडी पे आपको हेयर्स नजर आएंगे। इसके बॉडी पे भी हेयर्स है पूरे, यहाँ पे फोटोज में आपको नहीं समझ में आता रहेगा, बट इसके पास हेयर्स है, ठीक है। और इसके पास आपको इसका माउथ मॉडिफिकेशन भी दिखेगा, विच इज फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नॉट डक नहीं बोलेंगे। मैमल्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जिसके पास मेमोरी ग्लैंड है, एज लाइक मैंने बोला जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, बट मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है द एनिमल विच कैन प्रोड्यूस मिल्क फॉर देयर यंग वन, ठीक है। तो ये यंग वन के लिए मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ अंडे भी देते हैं, रेप्टाइल्स की कैटेगरी, ठीक है। रेप्टाइल्स की कैटेगरी, साथ ही साथ क्या करते हैं, अंडे भी देते हैं। सो ये ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहा है जो कनेक्ट करता है किसी दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक। तो 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 डक बिल्ड प्लेटिपस, नंबर 2 लंगफिश, नंबर 3 क्या है ये सब, कनेक्टिंग लिंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कनेक्टिंग लिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब सबको पता है, स्पर्म और ओवम जब फ्यूज हुए तो क्या बने, जाइगोट। और ये जाइगोट से फॉर्मेशन होता है ना बेबी का, बराबर। इस पूरे डेवलपमेंट को की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। वापस बोलिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एविडेंस मतलब वहां से पाए गए सबूत, दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या इंडिकेट करता है, अगर आप ये सारे स्ट्रक्चर्स को देखो, इन सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी, सब एक जैसे ही दिख रहे, कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। एक हफ्ते तक सेम दिख रहे, 2 हफ्ते तक सेम दिख रहे, उसके बाद में जो जैसा था वैसे वैसे कन्वर्ट होना चालू हो गया। फिश, सैलमेंडर, टॉर्टॉइस, चिकन, पिग, काउ, काफ, रैबिट, मैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर किसी का एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ठीक है, जब वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के जब थे, स्टार्टिंग स्टेज जो था, उस स्टेज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अपीयरिंग सिमिलर। ये क्या इंडिकेट करता है, इनका सबका ओरिजिन एक ही है। समझ में आया। और इसके आगे अगर आप देखो तो जब ये फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ना, तो एक्चुअली यहाँ पे एक बैग होता है जिसके अंदर लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड। तो इसका मतलब हम सब एक्वेटिक मीडियम में थे, तो हमारे पास गिल्स भी होना चाहिए, होता है इनिशियल स्टेजेस पे, विच इंडिकेट्स के हमारा ओरिजिन पहला कौन थे, फिश, एक्वेटिक, एंड लेटर ऑन ये पानी पूरा डेवलप होता है, फिर इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है और फिर आस्ते आस्ते आपका लंग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। बट इनिशियली जितने भी है अपने अपने वूम में, मदर के वूम में, ये सारे ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग स्टेज में एक्वेटिक स्टेज के अंदर ही है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बाद में डार्विन्स थ्योरी है। डार्विन्स थे वो चाचा झाग रहे थे, वैसे डार्विन का नाम आया। वो भी वैसे ही है, सेम टू सेम है ना। वो देखे मेरा फोटो तो डाल दिया, वो भी देख रहे थे। तो डार्विन्स थ्योरी, डार्विन एक बहुत ही
ग्रेट साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसने इवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारा वर्क किया है। इसने जो बुक लिखी है दैट्स कॉल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ है उसके ऊपर इसने पूरी बुक ली है। यहाँ पे लिखा है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इन द ईयर 1809 और मृत्यु का समय है 1882। नहीं याद रहेगा तो चलेगा, बट क्योंकि फोटो लगाया तो मैंने फिर सोचा कि उसके बारे में थोड़ा जब तक तू आलम अरवा में होगा, है ना। तो क्या 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी आगे तक सब आलम अरवा में थे सब। वो टाइम पे वो काम दिखा गया अपना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ही पब्लिश थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। नेचुरल सिलेक्शन विच प्रीचेस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब इट टीचेस अस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। एक कैसा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था दैट आई explain you with the help of an example, and this example is of moth. कौन है ये? मौत, ठीक है, आने वाली मौत नहीं, ये जो देखा रहेगा सबने इस पिक्चर को, घर में भी आते हैं अपने, बारिश का टाइम पे भी दिखेंगे आपको, ठीक है। वो घर ढूंढते फिरते हैं, ज़्यादातर जहाँ पे लाइट रहती ना, लाइट पे आकर के वो बुन 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 करते, देखा है क्या नहीं? हाँ, बराबर आवाज़ निकाल रहे हो। अच्छा, तो हुआ क्या कि मौत जो थे 2 कैटेगरी के थे। देखो डार्विन ने, डार्लिंग ने नहीं है, डार्विन ने जो थ्योरी बताई, दैट थ्योरी वाज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलिए? क्या? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। वापस बोलिए, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। डार्विन की थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल। इस थ्योरी में पूरी थ्योरी पढ़ डालो और लास्ट में कंक्लूजन अगर मेरे को लिखने बोलेंगे तो कंक्लूजन रहेगा फिटेस्ट सर्वाइव्स, रेस्ट ऑल डाइज। फिटेस्ट सर्वाइव्स, रेस्ट ऑल। जो फिट है वो रहेगा, जो फिट नहीं है वो चले जाएगा। फिटेस्ट सर्वाइव्स, रेस्ट ऑल डाइज, ठीक है। आपको क्या लगता है कोरोना वायरस आपके पास नहीं आया था? फिटेस्ट सर्वाइव्स, रेस्ट ऑल। तो जो फिट है टाइम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, अपने बॉडी में चेंजेस ला सकता है, उसी को जीने का अधिकार है, रेस्ट ऑल। 10 हिरन का ग्रुप था, आई मीन हिरन थे, डियर। लायन का अटैक हुआ तो उसमें से जो सबसे वीक रहेगा, जो भाग नहीं पाएगा, फिटेस्ट सर्वाइव्स, रेस्ट ऑल डाइज। समझ में आया? ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फिटेस्ट सर्वाइव्स, रेस्ट ऑल डाइज। तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, आज़ादी के बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, आई मीन वर्ल्ड वॉर 1, 2 आपने स्टडी किया रहेगा ना। तो वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हुआ, करेक्ट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले प्लांट के ऊपर, क्योंकि आजू बाजू में एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड नहीं होता था, तो इसके ऊपर ग्रो करता था लाइकेन। क्या ग्रो करता था? लाइकेन। और लाइकेन का कलर होता है वाइट। लाइकेन पता है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फंगस। अच्छा फंगस है जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। आज भी जहाँ कहीं लाइकेन पाया जाता है उस एरिया को बोला जाता है पॉल्यूशन फ्री एरिया। मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन, क्योंकि वो प्लांट, वो फंगस ग्रो ही वहाँ पे होता है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। और अगर कहीं पे वो ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा। सो वी ऑल आर स्टेइंग इन विच एरिया? पॉल्यूशन वाला एरिया, ठीक है। लाइकेन का कलर कौन सा होता है? वाइट, ठीक है। मौत के 2 कलर है, एक है ब्राउन और एक है वाइट। मौत इज अ नेम ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है। अब यहाँ पे जब दोनों आके बैठेंगे तो कौन सा दिखेगा? वाइट पे वाइट तो दिखेगा ही नहीं, ये वाला दिखेगा, है ना। चिड़िया आती, पकड़ती और ले जाती, दोनों बाजू में बैठे, है ना। ये बोलती है, अरे वाह बच गए, है ना। तो हुआ क्या, इनकी पॉपुलेशन कम हो गई,
इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ये अपने आप को राजा समझने लगे उन लोग, बोले अपनी बिरादरी का ही है वो, लेकिन वो कम हो रहा है, अपन लोग बच जा रहे है ना। फिर हुआ क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, पॉल्यूशन होने से लाइकन मर गए, फिर दोनों साथ में आके बैठे। तो अब ब्राउन पे ब्राउन नहीं दिखेगा, अब ब्राउन पे क्या दिखने वाला है, क्योंकि वाइट नीचे वाला हट गया है, तो फिर बोले देखा फिटेस्ट सर्वाइव्स रेस्ट ऑल। समझ में आ गया, ये नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी है, सिंपल। किसने बताया, डार्विन। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर जो फिट ऑर्गेनिज्म है वो ही जीता है, बाकी आस्ते आस्ते खत्म होना स्टार्ट होते हैं। एंड दिस गिव राइज टू इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन को इवोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं अपने को। इनको देखिए, ये है लेमार्क, क्या नाम है, लेमार्क, ठीक है। ये उनसे भी पहले थे, लेकिन बुक में बाद में आए, है ना। लेमार्किज्म ने क्या बताया कि अगर एक ऑर्गेनिज्म कोई चीज अपने अंदर चेंजेस लाने का प्रयत्न करते रहे तो कुछ सालों के बाद, कुछ हजार सालों के बाद, ठीक है, वो चेंजेस उनके अंदर परमानेंट हो जाता है। वो चेंजेस क्या होता है, परमानेंट हो जाता है, ठीक है। क्या बताया कि आपने देखा रहेगा, जिराफ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। जितनी लंबी गर्दन दिख रही ना आपको, इतना बड़ा उसने स्ट्रेच करके रखा है उसको। इनिशियली वो उतना नहीं था, वो कुछ ऐसा था, ठीक है, लाइक दिस। तो क्योंकि यहाँ तक उनका मुंह नहीं जाता था और नीचे ग्रास खाने की इनको आदत थी नहीं, ठीक है, तो नेक को कम्प्लीटली वो स्ट्रेच करते गए और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो स्ट्रेच उनके जीन्स के अंदर इनहेरिटेशन, मतलब चेंजेस आता गया और फिर आस्ते आस्ते उनका जो नेक का साइज था वो बढ़ गया। तो एकदम ओरिजिनल जिराफ देखोगे तो उनका नेक शॉर्ट होता था, और अभी के जिराफ आप देखोगे तो उनका नेक जो है लॉन्ग रहता है, ठीक है। तो लेमार्किज्म ने क्या बताया, कोई भी चेंजेस ऑर्गेनिज्म चाहे कि हमारे अंदर आए तो वो आस्ते आस्ते वो चेंजेस उनके बॉडी में आ जाता है। समझ में आया, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास लेमार्किज्म के हिसाब से, बट लेमार्किज्म का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स था। उसकी थ्योरी सक्सेसफुल तो है, बट ऑब्जेक्टिव्स भी उसके ऊपर है, ऑब्जेक्शंस जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो लेमार्किज्म बिलीव दैट एन एनिमल कुड चेंज इट्स फिजिकल ट्रेट मतलब कैरेक्टर टू मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो ये पहला था, ये बाद में ऐसा हो गया, ठीक है। कम बैक टू दिस स्लाइड। So Lamarck proposed that morphological changes occurring in the living organisms are responsible for evolution. The reason behind those morphological changes is activities जो कर रहे या फिर laziness of that organism. This concept was called as principle of use or disuse of organ. Organ का use या disuse करने से उसके अंदर कोई चीज़ है जिसका आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो आस्ते आस्ते वो डिजेनरेट हो जाएगी, या कुछ आप उसको बेटर यूज़ कर रहे हो तो आस्ते आस्ते वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। कितने सालों से कान टूचाते हैं आप उन लोग, गर्ल्स लोग? कान टूचाते हो ना, कब से? बचपन में नहीं, आपने बचपन में, आपके पेरेंट्स फिर उनके पेरेंट्स, ऐसा कब से चलता चला है वो पूछ रहा हूँ, मतलब बहुत साल हो गए। तो लेमार्किज्म के हिसाब से फिर अभी जो बच्चे पैदा होते हैं उनके कान टूचेले रहना चाहिए। So there are some objections on this theory too. Understood? ये वाला पार्ट आप रीड कर लेना, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ नेक ऑफ जिराफ, विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एमू हैव बीन वीक, और फिर उसका कुछ यूज नहीं है। लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक डक एंड स्वेन हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग, पैर से पेंडलिंग कर सकते हो, ठीक है। स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स, पहले उनके पास पैर हुआ करते थे, यस, इवोल्यूशन में नहीं है। हाँ, जमीन के अंदर जाना,
लेमार्किस थ्योरी वाज डिसप्रूव्ड, मैंने बताया ना अभी कुछ एग्जांपल्स ऐसे मुझसे पहले बहुत से लोग ने आकर उसको डिसप्रूव करने की कोशिश की। डिसप्रूव ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये रीड कर लेना, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, स्पेशिएशन, स्पेशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा जलजला आया, ठीक है, नहीं मर नहीं गए, बीच में इस एरिया में क्रैक हो गया और दोनों पार्ट अलग हो गए। पहले ऐसे ही होता था, अर्थ का फॉर्मेशन जब हुआ तो ऐसे ही होता था। तो ये ग्रुप अलग हो गया, वो ग्रुप अलग हुआ, बीच में इतना बड़ा वैली बन गया कि मतलब यहाँ वाले वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ वाले यहाँ नहीं आ सकते थे। ठीक है, अब एक फैमिली में 10 लोग थे, 10 में से 5-5 करके डिवाइड हो गए। अब उसको अलग मौसम मिलेगा, उसको अलग मौसम मिलेगा, उसका हैबिटेट अलग है, इसका हैबिटेट अलग है। आस्ते आस्ते उसके कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस आ जाएगा और इसके कैरेक्टर्स में कुछ और डिफरेंसेस आ जाएगा। ठीक है, 200, 400, 800 साल के बाद में जब आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली अलग, वो कम्प्लीटली अलग। इसको बोलते हैं स्पेसिएशन। सिंपल। Species is a group of organism that can produce fertile individual। वो भी फर्टाइल है, ये भी फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब जानते हो ना, they can produce their progenies। ठीक है, थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। जोग्राफिकल मतलब मैंने बताया है कि वो पार्ट अलग अलग होगा, तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उनका। जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस एंड आइसोलेशन, मतलब वो अलग। ये आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, सबको पता रहेगा। आइसोलेशन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन अलग। हाँ, आइसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पेशिएशन ऑफ फूड। वहाँ का फूड अलग रहेगा, यहाँ का अलग रहेगा, तो चेंजेस आना ही है। फूड, हैबिटेट मतलब रहन सहन, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। आइसोलेशन का मतलब अकेले रहना, तो वो अपना अलग रहते हैं, दैट इज आइसोलेटेड पार्ट। ये अपना अलग, वो भी आइसोलेटेड पार्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये सारों के एंसेस्टर एक ही है, बट क्योंकि ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या जोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ तो आप इनमें चेंजेस देख सकते हो। ये भी फिंच है, ये भी फिंच है, ये भी फिंच है। डार्विन ने बताया था ये सब। ठीक है, और डार्विन को बहुत बुरी आदत थी घूमने की। मतलब कहीं भी जाता था ना, उधर ही रह जाएगा जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा। एक बार तो घर वाले ढूंढने लगे कहाँ चले गए। मालूम पड़ा किधर तो आइलैंड के अंदर बैठा है। वहाँ पे 11 आइलैंड का ग्रुप है, और 11 आइलैंड के अंदर वो कितने साल तक रह के रिसर्च कर रहा था। ठीक है, इसके लिए दाढ़ी उड़ी सब बड़ी होगी ना, नाई थोड़ी तो वहाँ पे। हाँ, ह्यूमन इवोल्यूशन। हाँ, जर्नी फ्रॉम एंट्री अप टिल एग्जिस्ट। तो सबको मालूम है ना, ये तो खाली इसका नाम याद रखने का है। ठीक है, नाम नेक्स्ट स्लाइड पे नेम्स दिए मैंने, तो ये नेम्स आपको याद रखना है। सबसे पहला एंशिएंट एनिमल लाइक लेमुर। ठीक है, कितने साल पहले था, कितने करोड़ साल पहले था, वो देख लो आप लोग। नेक्स्ट क्या है, पढ़ो क्या लिखा है ये, कैसा पढ़ेंगे, इजिप्टोपिथेस। बोलो, इजिप्टोपिथेस। पहला वाला क्या है, एंशिएंट टाइम लाइक लेमुर। नेक्स्ट क्या है, इजिप्टोपिथेस। नेक्स्ट ड्रायोप्टेस। नेक्स्ट रामापिथेस। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथेस। नेक्स्ट स्किल्ड ह्यूमन, मैन लाइक इरेक्ट पोस्चर, देन नियरदल एंड देन क्रो-मैग्नन मैन। इस सीक्वेंस आपको याद रखना है, इसके किसी चीज़ की डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बट ये सारे नाम्स आपको सीक्वेंस में याद रहना चाहिए। पूछूंगा ना मैं, कल बताता हूँ फिर हम लोग। ठीक, अभी टेक्स्ट बुक दे दो। याद रखने वो ह्यूमंस के नेम्स के साथ ईयर्स भी याद रखना। ईयर्स नहीं चलेगा आपको। टेक्सचुअल चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। पेज नंबर 10 पे जो चार्ट दिया है बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैंने चार्ट ड्रॉ भी किया था बीच में अभी।